शुभ संध्या बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप इस दिवाली ढेर सारी खुशियां आपके घर में आए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे। तो मेरी तरफ से आप सभी को, सभी बच्चों को, सभी मेरे भाई बहनों को, माता पिता सभी लोगों को, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको पर्वत प्रदेश में पावस कविता की व्याख्या बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देख करके इसकी व्याख्या को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयत्न करें। तो आइए अपने वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे एक निवेदन है, थोड़ा सा भी अगर अच्छी लगती है आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सदैव मिलती रहे। पर्वत प्रदेश में पावस ये कविता है, सुमित्रानंदन पंत की कविता है। ये कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक इस वर्ष भाग 2 में संकलित है। तो आइए हम अपनी कविता शुरू करते हैं और उसकी व्याख्या। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति बेश। यहाँ पर कवि कहते हैं, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु प्रवेश करती है, पर्वतीय प्रदेशों में जब वर्षा ऋतु प्रवेश करती है तो वहाँ पर किस तरह का परिवर्तन होता है, उसी को यहाँ पर ये बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु प्रवेश करती है तो वहाँ का जो वातावरण है वो पल पल यानी हर क्षण बदलता रहता है। जैसे कभी बादलों के घिर जाने से छाँव हो जाती है तो कभी बादलों के हट जाने से धूप खिल जाती है। ठीक है। दूसरी पंक्ति है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। इसमें कवि पर्वत के आकार के बारे में बता रहा है कि पर्वत किस तरह का है। ठीक है। मेखलाकार पर्वत अपार, यहाँ पर पर्वत के आकार की कवि ने जो तुलना किया है वो मेखलाकार यानी कि मेखलाकार पर्वत अपार। जो पर्वत वो मेखलाकार आकार का है। मेखलाकार मतलब करधनी के आकार का। करधनी क्या होती है? तो कमर में पहना जाने वाला जो आभूषण होता है, जो स्त्रियां अपने कमर में पहनती हैं, उसको करधनी बोलते हैं। और उसी करधनी के आकार का यह जो पर्वत है वो मेखलाकार यानी उसी करधनी के आकार का है। अपार यानी काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। अब इसमें देखिए, इस कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, क्या पर्वत की भी आंखें होती हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पर कवि ने उसको ऐसा दिखाया हुआ है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है। ठीक है। तो अपने सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजारों, दीर्घ मतलब आंख, सुमन मतलब फूल या पुष्प होता है, और फाड़ मतलब खोल करके। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि मेखलाकार के आकार का जो विशाल पर्वत है वो अपने हजारों पुष्प रूपी आँखों से अपने नीचे जल में अपने विशाल आकार को बार बार देख रहा है, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। वह जो ताल उसके नीचे है, जो फैला हुआ है, वह दर्पण की तरह विशाल है। दर्पण क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसी तरीके से वह जो ताल है वह उस पर्वत के लिए दर्पण का काम कर रहा है, इसलिए उसको दर्पण के जैसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि उस ताल में उस पर्वत की पूरी परछाई दिखती है, पूरी शक्ल दिखती है, तो इसलिए वह उसकी तुलना दर्पण से कवि ने यहाँ किया हुआ है। आगे देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। ठीक है। कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, जो झरने हैं वो पहाड़ की गौरव का गुणगान करते हुए, पहाड़ का गुणगान करते हुए, झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और वो जो झरने की आवाज़ है ना, वो आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है कि यहाँ पर प्रत्येक देखने वाले व्यक्ति या फिर कवि के हृदय में नस नस में उत्तेजना का संचार कर रही है। उन झरनों की जो आवाज़ है वो सुंदर आवाज़, मधुर आवाज़ कवि के नस नस में उत्तेजना का संचार कर रही है, या फिर जो भी व्यक्ति उसको देखता है उसके नस नस में उत्तेजना का संचार हो जाता है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और जो झाग भरे जो झरने हैं, जो झाग भरे, झाग मतलब फेन होता है, झाग भरे जो झरने बह रहे हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? वो मोती की लड़ियों से समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जिस तरीके से
मोती की लड़ियाँ सफ़ेद सफ़ेद होती हैं, सफ़ेद होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं। उसी तरीके से उस झरने के बीच में जो झाग है, जो फेन है, जो छोटे छोटे फेन है, वो मोती की लड़ियों की तरह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से जो झाग भरे झरने बह रहे हैं वो मोतियों की लड़ियों की तरह सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, गिरवर के ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नप्पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसमें कवि ने बताया हुआ है कि जो पर्वत के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं वो किस तरीके से आकाश को देख रहे हैं और उनसे हमें क्या प्रेरणा मिल रही है। वो कहते हैं कि गिरिवर के ओर से उठ उठकर, गिरिवर मतलब पहाड़ होता है, उर मतलब हृदय होता है, उठ उठकर यानी खड़े होकर के। तो पहाड़ के हृदय से या अर्थात वृक्ष पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं, उस पहाड़ के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो उच्च आकांक्षाओं से तरवर, जो भी तरवर मतलब पेड़, जो पेड़ है वो ऊंची आकांक्षा लिए हुए हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, शांत आकाश को देख रहे हैं। अपने मन में उच्च आकांक्षा को लेकर के शांत आकाश को देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, और कैसे देख रहे हैं, अनिमेष एकटक, एक जगह स्थिर होकर के एकटक शांत आकाश को देख रहे हैं, जिससे कि उनको एकटक इस तरह उनको एकटक आकाश को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो कुछ चिंतित मालूम हो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। वो कौन, जो उस पहाड़ के ऊपर तरवर मतलब जो पेड़ उगे हुए हैं, वो ऊंची, अपने मन में ऊंची आकांक्षाओं को लिए हुए शांत आकाश को एकटक स्थिर होकर के देख रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह चिंतित, कुछ चिंतित मालूम पड़ते हैं, कुछ सोच रहे हैं। अर्थात इस कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि ये जो पेड़ हैं वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें हमेशा अपने मन में ऊंची आकांक्षाओं को, उच्च आकांक्षाओं को अर्थात ऊंचा उठने के लिए हमें वो प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, उड़ गया अचानक लो भूधर, भड़का अपार भारत के पर। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर कभी उस बारिश के बाद का जो मौसम होता है, आप देखते हैं कि चारों तरफ कुहासा सा हो जाता है, कोहरा सा छा जाता है, उस मौसम का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर। वो कहते हैं कि उड़ गया, ऐसा लगता है उस मौसम को देख करके, जिस तरीके से बारिश के बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि उड़ गया अचानक लो भूधर। ऐसा लग रहा है कि अचानक जो भूधर है यानी जो पहाड़ हैं वो गायब से हो गए हैं। उड़ गया मतलब गायब से हो गए हैं। फड़का अपार बारिश के पर, और ऐसा लग रहा है कि जो बारिश का यानी जो बादल के जो पर हैं, जो पंख हैं, वो फैलने की वजह से जो पहाड़ है वो गायब हो गए हैं। रवशेष रह गए हैं निर्झर, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल झरनों की आवाज़ें ही शेष रह गई हैं। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। और इसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर पूरा आकाश ही टूट कर गिर पड़ा है। धस गए धरा में सवै साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद आन में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और मौसम की इस स्थिति को देख करके धस गए धरा में सवै साल, ऐसा लगता है कि मानो जो साल के वृक्ष हैं वो इस मौसम के डर से डर करके पृथ्वी में धस गए हों, और उठ रहा धुआं जल गया ताल। और इस मौसम की कुहासे वाली स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि जो तालाब है, तालाब में से धुआं उठ रहा है और तालाब जल रहा है और उसमें से धुआं उठ रहा है। ठीक है, यूँ जलदयान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस तरीके से जो इंद्र हैं वो अपने बादल रूपी विमान में बैठ करके इंद्रजाल का खेल खेल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कविता की पूरी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर किसी तरह कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।